आत्मतेज का परिचय। मनुष्य का शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर है। जैसे बिजली घर में से सारे शहर के लिए तार लगे होते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में से निकलकर जो पतले पतले तार समस्त शरीर में जाल की तरह फैल गए हैं, उन्हें ज्ञान तंतु कहा जाता है। ये टेलीफोन का काम करते हैं। देह को जरा से भी कहीं छू दो तो ये तार फौरन मस्तिष्क को सूचना दे देंगे और वहाँ बैठा हुआ अधिकारी क्षण भर में फैसला करेगा कि अब क्या करना चाहिए। पाँव में चींटी काट खाए तो तुरंत ही ज्ञान तंतु इसकी रिपोर्ट मस्तिष्क में पहुँचाएंगे और मस्तिष्क बिना एक क्षण का विलंब लगाए उस चींटी को हटाने और घायल जगह को अच्छा करने का उपाय करेगा। देखा जाता है कि चींटी के काटते ही हम अपना पैर फटकारते हैं, जिससे चींटी छूटकर गिर पड़े, या हाथ में उस स्थान पर ले जाकर वहां खुजलाने लगते हैं, जिससे चींटी छूट जाए और काटे हुए स्थान का विष खुजलाने से निकल जाए एवं रगड़ से वहां खून का दौरा विशेष रूप से होने लगे, जिससे घाव भरने में शीघ्रता हो। ये ज्ञान तंतु सर्दी, गर्मी, हवा, नमी आदि की भी सूचना पहुंचाते हैं, जिसके आधार पर उनसे शरीर की रक्षा का कपड़े, छाते आदि से प्रबंध किया जाता है। कुछ तार इनसे मोटे हैं, जिन्हें नसें कहते हैं। कहने को तो ये खून बहाने वाली नलियाँ कही जाती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये विद्युत बहाने वाले तार हैं। जब इन नसों की बिजली मंद पड़ जाती है तो खून बहता रहता है और शरीर में बड़ी जड़ता या अकड़न आ जाती है। उसमें दर्द होने लगता है। गठिया की बीमारी में या अन्य नसों संबंधी रोगों में कहीं खून का बहना बंद नहीं होता, क्योंकि खून न पहुंचने पर तो वह स्थान मर ही जाएगा, वरन नसों की बिजली मंद पड़ जाने के कारण वे निर्बल और कठोर हो जाती हैं। जब उन पर रक्त का या अन्य कार्यों का दबाव पड़ता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और दर्द, दाह या उत्तेजना का अनुभव करने लगती है। रक्त या मांस में जो जीवनी शक्ति या सजीव तत्व हैं, वह एक प्रकार की बिजली है। शरीर से बाहर निकाल लेने पर जब रक्त की बिजली हवा में उड़ जाती है तो वही वस्तु जो एक क्षण पूर्व बड़ी सक्रिय थी, दूसरे ही क्षण निर्जीव मृत होकर सड़ने एवं दुर्गंध फैलाने लगती है। प्राणांत होने के उपरांत शरीर की सब धातुएं मिट्टी हो जाती है। किसी प्राणी का वध किया जाए तो उसके शरीर की बिजली तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाती, वरन धीरे धीरे घटती है। जिस अनुपात से वह घटती जाती है, उसी प्रकार मांस निर्जीव होता जाता है। अधिक समय तक रखा हुआ मांस जब दूषित, विद्युतहीन हो जाता है, तब वह बेकार हो जाता है, खाने के काम नहीं आ सकता। आत्मा इस विद्युत शक्ति का आद्य बीज है। छोटे से शरीर की थोड़ी सी शक्ति पर दृष्टिपात करने से आत्मा एक बहुत छोटी वस्तु प्रतीत होती है, क्योंकि उसके चलने फिरने, बोझ उठाने, काम करने, सोचने आदि की शक्तियाँ बहुत सीमित मालूम पड़ती है। कई बातों में तो मनुष्य की अपेक्षा अन्य जीव जंतु अधिक शक्ति रखते हैं। मोटी दृष्टि से देखने में प्राणी चाहे जितना तुच्छ प्रतीत क्यों न हो, पर उसमें एक बड़ा ही अद्भुत गुण है, उसकी उत्पादन शक्ति। बरगद का छोटा सा बीज अपने पेट में एक बड़ा भारी विशाल वृक्ष छिपाए रहता है और जब भी उसे अवसर मिलता है अपनी उस छिपी हुई संपत्ति को प्रकट कर देता है। जीव चैतन्य है और अपना पोषण अनंत चेतना से प्राप्त करता है, इसलिए उसके अंदर वह शक्ति है कि अपनी आकर्षण शक्ति को चाहे जितनी बढ़ा ले और फिर उसके जरिए जिस वस्तु को जितनी मात्रा में चाहे अपने पास खींच कर इकट्ठी कर ले। बरगद के बीज में महान वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है, इसे सब जानते हैं, परंतु कई बार भी निरर्थक नष्ट हो जाते हैं। उनका अंकुर निकलते ही झुलस जाता है या कुछ ही बढ़ने पर उनका पौधा मुरझाकर बर्बाद हो जाता है। इसका कारण बीज की अयोग्यता नहीं, वरन उत्पादन क्रिया की त्रुटि है। असंख्य मनुष्य अपना जीवन बड़े निकृष्टता के साथ बिताते हैं। उनका जीवन ऐसा दुखमय और नारकीय होता है कि यह मानने में संदेह उठता है कि मनुष्य की आत्मा क्या परमात्मा के दिव्य गुणों से भरी हुई है।
वेदांत कहता है कि जीव और ईश्वर एक है, परंतु हम मनुष्य में परमात्मा के गुणों का अभाव देखते हैं और उपयुक्त शास्त्रवचन पर अविश्वास करते हैं। हमें जानना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में मनुष्य बीज है और परमात्मा वृक्ष है। मोटे तौर से वृक्ष और बीज की बराबरी की तुलना नहीं हो सकती, परंतु तत्वतः यह भेद सत्य नहीं है। अपनी उत्पादन शक्ति का ठीक तरह प्रयोग न करने से ही मनुष्य मलिन अवस्था में पड़ा रहता है और अपना विकास नहीं कर पाता। उसे इस बात की पूरी आज़ादी है कि अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाए, चाहे जितनी और चाहे जिस दिशा में बढ़ाए। मन आत्मा की एक इंद्रिय है। मन का धर्म इच्छा उत्पन्न करना है। मन में इच्छा हुई कि दिल्ली का किला देखें, तुरंत ही उसकी सेविका कल्पना शक्ति ने उस किले का एक कल्पना चित्र सामने खड़ा कर दिया। अब यदि मन की इच्छा निर्बल थी तो वह चित्र कुछ क्षण बाद विलीन हो जाएगा, और यह इच्छा बलवान थी तो किले के उस मानसिक चित्र को पोषण मिलेगा। इच्छा शक्ति की खाद्य खुराक से यह चित्र कुछ ही समय में परिपुष्ट हो जाएगा और दिल्ली के किले की वास्तविक प्रतिमा के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित करने लगेगा। बुद्धि को अनेक बातें अपने आप ऐसी सूझ पड़ने लगेगी जो उस किले से संबंध रखती है। बुद्धि की स्वच्छता के अनुपात में इनमें से अधिकांश सत्य होंगी। यदि उस मानसिक चित्र को इच्छा का पोषण बराबर मिलता रहे तो बाहर की परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो, धीरे धीरे वह आकर्षक चित्र अपना काम करता रहेगा और परिस्थितियों को अनुकूल करके एक दिन दिल्ली के किले का दर्शन करा देगा। इच्छा उठने के क्षण से लेकर वह कार्य पूरा होने तक मारे की करोड़ों छोटी मोटी बाधाओं को साफ करने में वह आकर्षण कितने कितने संघर्ष करता है, इसे हम नहीं जान पाते। यदि हमारी आँखें इच्छा के आकर्षण से सफलता मिलने में कितने मानसिक कार्य होते हैं, मानसिक विद्युत असंख्य प्रकार की शारीरिक, मानसिक तथा बाहरी परिस्थितियों को कितने बलपूर्वक चीर चीर कर अपना रास्ता साफ करती है, इसे देख पाती तो हम समझते हैं कि बेशक हमारे अपने अंदर अत्यंत ही प्रभावशाली चुंबक शक्ति भरी हुई है। शरीर की सारी हलचलें उसी बिजली का एक बहुत छोटा कार्य है। हर शरीर में इतनी गर्मी देखी जाती है कि उससे 1 घंटे में करीब 1 मन बर्फ घुल सके। यह गर्मी कहाँ से आती है? तुम्हें जानना चाहिए कि खोज भीतर जो बिजली चल रहा है यह उसका धुआं धप्पड़ और गर्द गुबार है। भीतर तो इतनी गर्मी है जितनी में पृथ्वी पर पैदा होने वाला कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। कई मनुष्यों के चेहरे पर ऐसा तेज होता है जिसके आगे तलवार और बंदूकें कुंठित हो जाती हैं। यह तेज सफ़ेदी या चमक नहीं वरन प्रचंड विद्युत धारा है। जब एक मनुष्य हजारों विरोधियों के बीच सफलता प्राप्त करके निकलता है तो यह कार्य उसके हाड़ मांस का नहीं वरन आत्म तेज का होता है। ऐसा आत्म विद्युत को सूक्ष्म इंद्रियों से ही नहीं वरन इन मोटी इंद्रियों आँख, नाक, त्वचा आदि से भी अनुभव किया जा सकता है। यहाँ तो हमारा अभिप्राय यह बताने का है कि शरीर की सारी हरकतें उस विद्युत के द्वारा हो रही हैं जो मन की महान विद्युत का एक अंश है। एक डॉक्टर ने हिसाब लगाकर बताया है कि हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यों को चलाने में जितनी विद्युत शक्ति खर्च होती है उतनी से एक बड़ा मील चल सकता है। छोटे बच्चे में भी इतनी बिजली काम करती है जितने से रेल का इंजन दौड़ सके। शरीर के कामों में मन की 1/3 से भी कम बिजली खर्च होती है। शेष भाग में से अधिकांश हमारी मानसिक इच्छाओं को पूरा करने के प्रयत्न में लगी रहती है। जो जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। इसका रहस्य यह है कि मन जैसी इच्छा करता है कल्पना वैसी ही मानसिक चित्र रचती है और लगातार ही इच्छा से इन चित्रों में ऐसा चुंबक पैदा हो जाता है जो वैसे ही भौतिक पदार्थों को अपने निकट खींचता है। किसी वस्तु को लाने, उठाने, ले जाने, प्राप्त करने में सदैव कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। इच्छा की तीव्रता के अनुसार मन की विद्युत धारा चारों ओर उड़ उड़कर अनुकूल वातावरण तैयार करती है। शरीर में वैसी क्रिया उत्पन्न होती है, बुद्धि में तरकीबें उठती हैं, संकटों का मुकाबला करने योग्य साहस देती है और ऐसी ऐसी गुप्त सुविधाएं उपस्थित करती है जिन्हें हम जान भी नहीं पाते। कहते हैं कि अमुक मनुष्य ने ऐसे ऐसे प्रयत्न करके अमुक कार्य पूरा किया। तत्वदर्शी जानता है कि यह प्रयत्न उसके शरीर ने नहीं किए वरन मन ने किए हैं। यदि उसकी तीव्र इच्छा न होती तो शायद ही वह पूरा होता।
देखते हैं कि कई आदमी मामूली से कामों को भी ठीक तरह नहीं कर पाते। उन्हें छोटा सा काम करने में घंटों लग जाते हैं, करने के बाद थकावट अनुभव करते हैं या झुँझलाते हैं। समझना चाहिए कि इनके मन की इच्छा शक्ति ने इस कार्य को पूरा करने में सहयोग नहीं दिया। इन्होंने केवल शरीर को घसीटा है। वह जैसा कुछ कर सकता था किया है। देह के पास तो अपना भीतर का काम ही करने को काफ़ी है। उसी से बाहर के काम भी लिए जाएं तो ज़रूर थकान या झुंझलाहट आएगी। इसलिए याद रखना चाहिए कि किसी कार्य का सफलतापूर्वक होना, प्रसन्नतापूर्वक होना, जल्द होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए अधिक से अधिक मन के इच्छा आकर्षण का उपयोग किया जाए, क्योंकि यही तो उत्पादन का मूल स्रोत है। इच्छा की तीव्रता से क्रिया उत्पन्न होती है और यदि क्रिया का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाए तो कोई कारण नहीं कि कठिन बाधाएं मार्ग से न हट जाए। नेपोलियन कहता था कि असंभव शब्द मूर्खों के कोश में है। चाहे उक्त कथन में कुछ अत्युक्ति भले ही हो, पर सत्य का अंश अधिक है। आत्मा को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया है कि इच्छा के द्वारा वह शक्ति उत्पन्न करती है और बुद्धि के द्वारा उसका ठीक उपयोग कर लेती है। यदि बीज में उत्पन्न करने की शक्ति हो, उसका उत्पादन ठीक प्रकार से हो तो महान बरगद का वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। वृक्ष की अपेक्षा आत्मा अधिक चैतन्य और स्वतंत्र है, इसलिए उसकी कार्य क्षमता भी दुरूह दिशाओं तक हो सकती है। संसार में मनुष्यों ने ही अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, ज्ञान की खोज की है और प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। इसका कारण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन यह उनकी इच्छा और बुद्धि के सामंजस्य का फल है। और ये दोनों ही वस्तुएं आत्मा की प्रचंड विद्युत के उपकरण हैं। इसलिए पाठकों, अपनी विद्युत शक्ति का ज्ञान प्राप्त करो, उसका अनुसंधान करो, उस पर विचार करो और कार्य में लाने का अभ्यास करो। तुम जैसा बनना चाहते हो, अपने जीवन में जो वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें सच्चे दिल से चाहो, सच्ची इच्छा करो, लगन के साथ उसमें मन को प्रवृत्त करो, तो तुम्हारी क्रियाएं उसी के अनुसार बनने लगेंगी और बुद्धि उन क्रियाओं की अशुद्धता को संभालती रहेगी। तदनुसार सफल होकर रहोगे। मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हो, अपनी आत्म विद्युत को समझो, उससे ठीक प्रकार काम लेना सीखो। आज की कक्षा में इतना ही। अगले शीर्षक पर चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की